हेलो स्टूडेंट्स, आज एक तो ये बताएंगे, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो दिया है इसमें न्यूमेरिकल में ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज ए पोटेंशियोमीटर वायर। दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, यानी ये दिया है 5 वोल्ट बैटरी along internal resistance 40 ohm 480 ohm if an EMF E is balanced at 600 centimeter of wire, calculate the potential gradient of the wire and the value of EMF E। तो आपको एक तो E निकालना है तब अगर ये 600 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ है, और दूसरा इसका निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? हमने बताया था कि रो जो हम लोग एज्यूम करते थे रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, क्या था रो, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था के से डिनोट करते हैं, और ये आई इंटू रो होता है। और होता क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ। क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले तो आप इसमें करंट निकाल लें। करंट आई बोलो क्या होगी? ई अपान आर प्लस कैपिटल आर। तो ई दिया है 5 वोल्ट और ये दिया है 480, और प्लस जो ये ए बी वायर का रेजिस्टेंस है वो 20 है। तो 5 अपान 500 हो जाएगा, यानी 1 अपान 100 एम्पियर ये करंट हो जाएगी। तो अब इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है के, ये आई इंटू रो, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपान 100 इंटू क्या? रो, और रो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस ऑफ, यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ कितनी लेंथ दिया हुआ है? पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ क्या दिया है? 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर 10 मीटर दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1000 सेंटीमीटर कर लें 10 मीटर को, इस दिया हुआ है कितना? 20 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ जो होगा वो 20 अपान 1000 हो जाएगा, 20 अपान 1000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी रो की, 20 अपान 1000। तो इसमें 20 अपान ये हो जाएगा 1000, 0 0, तो ये आ जाएगा 2 अपान 10,000, 100 इंटू 100, यानी 2 इंटू 10 की पावर -4, ये आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट लिखेंगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, जो कि सेंटीमीटर में लिया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ है। और चाहें तो अगर इसको मीटर कर लें, अगर इसको हम लोग मीटर में कर लें, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर ही है, और फाइनली आपको ई भी निकालना है, या इसी में रहने दे तो की लेंथ उसी में ले लेंगे। तो ईएमएफ बोलो क्या होता है? के इंटू एल, चूंकि एल सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है तो उसको मीटर में करने की जरूरत नहीं है। तो के की वैल्यू क्या है? 2 अपान 10000, और इंटू लेंथ कितनी है? 600, 0000। तो ये आ जाएगा कितना? 0.12 वोल्ट। ये फाइनल आंसर। तो इसके बाद हम लोग करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। होता यह है कि हम लोगों ने ये किया था ओम्स लॉ पर जो बात की थी कि व्हाट ओम्स लॉ स्टेट्स कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर। क्या? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर
क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। तो यहां पर एक कंडीशन लिखना जरूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन सवाल यह है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि चेंज इन रेजिस्टेंस, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तो ये आर कांस्टेंट ही होगा, लेकिन चेंज इन, ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज चेंज, its resistance will also change। क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज चेंज इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज एंड चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional, क्या, change in resistance is directly proportional to the product of initial resistance and change in temperature। अगर मान लीजिए कि फाइनल रेजिस्टेंस आर है और इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट था, तो आर माइनस आर नॉट जो है वो चेंज इन रेजिस्टेंस है एंड दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस and change in temperature. So R minus R naught, this is equal to, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा R naught इंटू थीटा। सो R विल बी R naught प्लस R naught अल्फा थीटा, और ये जो रिजल्ट आएगा फाइनली क्या होगा कि R विल बी इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा थीटा। इसमें जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और ये क्या है, एल्फा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां लिख सकते हैं वेयर एल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये इसमें ये फार्मूला हो गया। याद रखिएगा ये अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है और सेमी कंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होती है। इसलिए कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन सेमी कंडक्टर का चूंकि अल्फा नेगेटिव होता है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए सेमी कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो ये चीज बतानी थी कि फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज positive, but for semiconductors alpha is negative।
बट फॉर सेमीकंडक्टर्स जो है अल्फा क्या है, नेगेटिव है। तो ये आप नोट कर लीजिए। हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि इफ L1 is, if two rods, if a rod is made of copper and carbon, find length of copper rod such that the composite rod resistance of such that the resistance of composite rod is independent of क्या, if a rod is made of copper and carbon, if a rod is made of copper and iron, find length of copper rod such that the resistance of composite rod is independent of temperature. Given that temperature coefficients of copper and carbon are respectively, copper and iron are respectively alpha 1 and माइनस अल्फा 2। कार्बन चूंकि सेमीकंडक्टर है इसलिए इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है नेगेटिव है, और कॉपर जो है कंडक्टर है तो उसका अल्फा 1 है। आपको यहां पर क्या है, इफ ए रॉड इज मेड ऑफ कॉपर एंड आयरन, find length of copper rod such that the resistance of composite rod is independent of temperature. Given that temperature coefficient of copper and carbon are alpha 1 and minus alpha 2, also given that length of carbon rod is L। तो इसमें क्या है, ये कंपोजिट रॉड जो है, फिगर भी आप देख लीजिए, तो मतलब ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसमें कॉपर और कार्बन, ये कार्बन मान लें और इसे कॉपर मान लें, इसकी लेंथ हमें निकालना है। ये लेंथ L दिया हुआ है और इसकी लेंथ इस तरह से निकालना है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए। तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और आपको पता है कि इसमें अगर हम ये माने कि चेंज इन कॉपर रॉड R1 माइनस R0, R1 माइनस R0, R1 फाइनल मान लिया, R0 इनिशियल। दिस विल बी नथिंग बट R0 अल्फा 1 इंटू क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर थीटा। मान लीजिए टेम्परेचर थीटा चेंज किया गया, यहां पर लिख दीजिएगा, लेट टेम्परेचर ऑफ कंपोजिट रॉड is changed
थ्रू थीटा। तो इससे R1 माइनस R0 क्या होगा, R1 अल्फा 1 थीटा, एंड चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रॉड R2 minus R2 minus R0 dash, this will be R0 dash alpha 2 into क्या थीटा, अल्फा 2 इंटू क्या थीटा। यहां पर एक चीज ये है कि हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, हालांकि लेंथ के अकॉर्डिंग ही है, क्वेश्चन में ये चेंज कर देते हैं, फाइंड लेंथ की जगह फाइंड क्या इनिशियल, फाइंड इनिशियल रेजिस्टेंस, क्या फाइंड इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर rod such that the resistance of composite rod is independent of temperature, given that temperature coefficient of copper and carbon are respectively this and this, also given that resistance initial resistance of carbon rod इज R। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हमने क्या दे दिया है, R। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, हमें क्या निकालना है, इनिशियल रेजिस्टेंस किसका निकालना है, कॉपर रॉड का निकालना है, और इसका जो रेजिस्टेंस L की जगह क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, इनिशियल रेजिस्टेंस किसका, कार्बन का। और आपको पता है कि चेंज इन कॉपर रॉड जो होगा वो क्या होगा, R0, ये निकालना है, अल्फा 1 इंटू थीटा, क्योंकि थीटा से टेम्परेचर चेंज कर दिया गया है, और चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रॉड जो होगा वो क्या होगा, R2 माइनस R इनिशियल दिया हुआ है, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या, R इंटू अल्फा 2 इंटू थीटा। आप देखिए कि ये जो चेंज अल्फा 2 क्या है, ये माइनस आ रहा है, ये क्या है, माइनस आ रहा, और ये क्या है, प्लस है। तो कब ऐसा हो सकता है कि दोनों का R1 और R2 में टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, तो वो तभी हो सकता है कि जितना टेम्परेचर इसका इंक्रीज करे, किसका, कॉपर का, उतना ही इसका डिक्रीज कर जाए। तो R1 R प्लस R2 है, तो जितना इसमें इंक्रीज होगा उतना ही इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब इफ द कंपोजिट रॉड is independent of temperature, then increase in temperature of copper rod must be equal to decrease in temperature of carbon rod। तो इसको मिटा के लिखते हैं, या नीचे लिख देता हूं कि if the composite if resistance of composite, क्या, if resistance of composite rod is independent of temperature, then increase in resistance of copper rod must be equal to decrease in कार्बन रॉड। क्योंकि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कॉपर रॉड का तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन कार्बन रॉड का डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि R0
अल्फा 1 थीटा माइनस क्या, आर अल्फा 2 थीटा, दिस मस्ट बी जीरो, क्योंकि जितना चेंज इसमें पॉजिटिव हुआ उतना ही इसमें निगेटिव हो गया, तो चेंज कितना हुआ, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रखना है। और इसको अगर हम इक्वेट कर दें तो आर नॉट अल्फा 1 थीटा मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा 2 थीटा, थीटा कट जाएगा तो इससे इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा क्या, आर अल्फा 2 अपान अल्फा 1। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन नीट या जेई में एडवांस में आएगा ही आएगा। अभी हो सकता है कॉपर की जगह कोई दूसरा कंडक्टर रख दे, कार्बन की जगह कोई दूसरा सेमीकंडक्टर रख दें, और ये वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। हम लोगों ने ओम्स लॉ में ही जब डेरिवेशन किया था तो R इज इक्वल टू क्या आया था, रो इंटू एल बाई ए, और याद रखिएगा रो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, रो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और याद रखिएगा सिग्मा ये कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस किस कैसे डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल डिफाइन करने पहले, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर रेसिप्रोकेट कर दें तो क्या आता है, कंडक्टेंस आता है, और ये होता है 1/रो। साथ में आपने यहां पर चूंकि लिखा है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। एक चीज ये याद रखिएगा कि I तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन I बाई ए जो हम डिफाइन करते हैं, J से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी जो टर्म है वो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या टर्म है, वेक्टर क्वांटिटी। तो V इज इक्वल टू आई आर है, V को हम लिख सकते हैं क्या, E इंटू एल, और I एज इट इज, और R को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। तो याद रखिएगा L तो कैंसिल हो जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू आई बाई ए इंटू क्या, रो। तो E इज इक्वल टू क्या, चाहे J कैपिटल से डिनोट कर दें तो J इंटू रो, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, E इज इक्वल टू J, ये वेक्टर क्वांटिटी, रो स्केलर है। या इतना ध्यान रखिएगा, E अपान J ये आता है रो, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक टॉपिक और बचा हुआ है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। सीबीएसई में नहीं होगा वो पोर्शन, अगला जो लेक्चर पूरा होगा वो सीबीएसई में नहीं होगा, वो पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम कहेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी Vd अपान क्या, E, दिस इज डिफाइंड एज म्यू। इसे क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपने एक्सप्रेशन किया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज Vd
इज इक्वल टू ई वी टाउ अपान एल। और v बाई एल क्या होता है? e। v बाई एल क्या होता है? e। तो ये e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ हो जाएगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टर्म क्या हो जाएगी? e इंटू टाउ। और इसको क्या कहेंगे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू इज इक्वल टू नथिंग बट e इंटू टाउ। ये इसकी डिफिनेशन और आ जाएगी। टाउ क्या है इसमें? रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का लेक्चर इसी पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और थॉम्सन इफेक्ट और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स।